सफ़ेद रंग की वह कोठी उस दिन खुशियों से चहक रही थी। चहकती भी क्यों ना, घर का इकलौता बेटा विशेष अपने दोस्तों के साथ आज घर आ रहा था। भैया आ गए, भैया आ गए, महेश ने उद्घोष सा किया। सेठ मदन लाल और उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी तेजी से बाहर की ओर लपके। कार से उतरकर विशेष ने माता पिता के पैर छुए तो माँ ने अपने लाल को गले लगा लिया। उनकी आंखें रो रही थीं। क्या माँ, आप मुझे देखकर हमेशा रोने क्यों लगती हैं? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगता क्या? विशेष लाड लड़ाते हुए बोला। चल पागल, माँ ने नकली गुस्से के साथ हल्की सी चपत लगाई। अब तक उमेश के साथ ऋचा और उदय भी गाड़ी से उतर आए थे। उनके बैठक में बैठते ही महेश एक के बाद एक नाश्ते की प्लेटें लगाने लगा। अरे भैया, एक हफ्ते का नाश्ता हमें आज ही करा दोगे क्या? उदय आंखें फैलाकर बोला। उदय, माँ को लगता है जब मैं उनके पास नहीं होता हूँ तब मैं शायद भूखा ही रहता हूँ, इसलिए जब भी मैं घर आता हूँ तो माँ बस खिलाती ही जाती हैं। बच नहीं सकते हो, इसलिए चुपचाप खा लो। ऋचा जो माँ के साथ सोफे पर बैठी थी, माँ के गले में बाहें डालकर बोली। माँ तो होती ही ऐसी हैं। बिमला देवी प्यार से उसका गाल थपथपाने लगीं। उमेश बेटा, तुम क्या कर रहे हो? समोसा उठाते हुए सेठ मदन लाल ने पूछा। अंकल, मेरी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल सामान की शॉप है, काफ़ी अच्छी चलती है। उसके स्वर में सफलता की ठसक थी। और शादी? माँ ने पूछा। बस अब शादी का ही इरादा है आंटी। चाहता हूँ कि पत्नी को अपने ही मकान में विदा करा करके लाऊं। एक फ्लैट देखा है, 25 लाख का है, लोन अप्लाई किया है। बस मिलते ही अगला कदम शादी होगा। आप लोगों को आना होगा। हाँ हाँ, हम ज़रूर आएंगे। और उदय, तुम क्या कर रहे हो? सेठ जी उदय की ओर घूमे। बस अंकल, अभी तो हाथ पैर ही मार रहा हूँ। बिजनेस करना चाहता हूँ पर पूंजी नहीं है, उसी की व्यवस्था में लगा हूँ। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। कहते हुए उदय ने कंधे उचकाए। मन छोटा क्यों करते हो बेटा, ऊपर वाला सब रास्ता बना देता है। अब चलो ऊपर के कमरे में जाकर तुम सब आराम कर लो, माँ स्नेह से बोली। चारों बच्चों की चहलबाजी से घर भर गया था। चारों रात का खाना खाकर ऊपर चले गए। विमला देवी बोली। यह 2 दिन तो पता ही नहीं चले, पर आपने उन्हें ऊपर क्यों भेज दिया? बच्चे तो अभी गप्पे मार रहे थे। अरे भाग्यवान, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो हम उनके आनंद में रोड़ा क्यों बने? हाँ, यह तो आप सही कह रहे हैं। कहते हुए विमला देवी मेज़ पर से प्लेटें उठाने लगीं। अरे तुम क्यों उठा रही हो? महेश कहाँ है? उसके गांव से फ़ोन आया था कि उसकी माँ बीमार हैं, तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। अरे फिर कैसे होगा, अभी तो ये बच्चे भी हैं। आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। मैं कल दूसरे खानसामे का पता करता हूँ, चिंतित स्वर में सेठ जी बोले। गोली की आवाज़ से सेठ जी की नींद टूट गई। वे समझ नहीं पा रहे थे यह कैसी आवाज़ है और कहाँ से आई। वे फिर से सोने की कोशिश करने लगे। तभी आंगन के पीछे के बगीचे में किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। उन्होंने पलटकर पत्नी की ओर देखा। वे गहरी नींद में थीं। तभी सीढ़ियों पर से कदमों की आवाज़ें आने लगीं। वे सधे कदमों से उठे और आंगन में आ गए। आंगन का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। वे दबे कदमों से धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर झांका तो एकदम घबरा गए। 3 आकृतियां अंधेरे में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। तभी एक आकृति ने लाइटर जलाया और सेठ जी की आंखें फटी रह गईं। यह तो विशेष, उदय और उमेश थे, पर अंधेरे में ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सोचते हुए सेठ जी ने कड़क कर पूछा, कौन है वहाँ? उमेश लपक कर उनके पास आ गया और फुसफुसाया, अंकल आवाज़ मत कीजिए, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? नशे में विशेष ने ऋचा को धक्का दे दिया और वह ऊपर से गिरकर मर गई। क्या? सदमे से उनकी आंखें फैल गईं। वे वहीं बैठ गए। अंकल, आप खुद को संभालिए और विशेष को भी, मैं कुछ करता हूँ। उमेश सेठ जी का हाथ पकड़कर बोला। ठीक से देखो, शायद डॉक्टर उसे बचा पाएँ। डूबते स्वर में वे बोले। नहीं अंकल, मैं देख चुका हूँ। यहाँ कहीं फावड़ा है क्या अंकल? बिना कुछ बोले सेठ जी ने एक और इशारा किया।
आप यहीं बैठिए अंकल, कहता हुआ उमेश वापस दोस्तों के पास चला गया और नशे में धुत विशेष को सहारा देकर सेठ जी के पास ले आया। विशेष बड़बड़ाए जा रहा था, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। बेटे का यह हाल देखकर सेठ जी की आंखें बरसने लगीं। उमेश ने उदय की मदद से बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें ऋचा को गाड़कर समतल कर दिया। फिर अंदर जाकर एक आदमकद स्त्री की मूर्ति जो कमर पर घड़ा लिए हुई थी उठा लाया और उसको घुटने तक उसी में गाड़ दिया। 5-6 गमले भी उसके अगल बगल सजा दिए। विशेष वहीं ज़मीन पर सो गया था। सेठ जी स्वयं को संभाल चुके थे। रात भर की कड़ी मेहनत से थके हुए उमेश व उदय उनके पास आए। सेठ जी के पास कुछ कहने को शब्द नहीं थे। अंकल आप चिंता मत कीजिए, विशेष हमारा बहुत प्रिय मित्र है, हम उसे किसी संकट में नहीं पड़ने देंगे। यह बात बस हम चारों के बीच में ही रहेगी। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे बेटा। सेठ जी की रोबीली आवाज़ की जगह एक पिता की निरीहता ने ले ली थी। अंकल आपको अपना माली बदलना पड़ेगा। उमेश मूर्ति की ओर देखकर बोला, ठीक है। और अंकल हम विशेष को ऊपर ले जा रहे हैं। आज आप किसी को ऊपर मत आने दीजिएगा, नहीं तो ऋचा की अनुपस्थिति को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। महेश तो आज छुट्टी पर है, गांव गया है। फिर तो बहुत अच्छा है। हम दोनों आज शाम तक निकल जाते हैं। सबको लगेगा कि हम तीनों चले गए। ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल दूँगा। नहीं नहीं अंकल, आपके ड्राइवर के साथ नहीं। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं टैक्सी बुला दूँगा। जी अंकल। दोपहर में तीनों लड़के नीचे आए तो बिमला देवी की सूजी आंखें उनके दिल का भेद खोल रही थीं। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कहते हुए विशेष पिता के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रो रहा था। निःशब्द उन्होंने उठाकर बेटे को अपने गले से लगा लिया। ऋचा, पापा ऋचा, मुझे कुछ याद नहीं है, वह हिचकियों के साथ बोला। मैं हूँ ना बेटा, सब संभाल लूँगा, तू चिंता मत कर। और फिर तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं। अंकल हम दोनों दिन में ही निकल जाते हैं। हमने ऊपर सब ठीक कर दिया है। मैंने दूसरा ड्राइवर बुला रखा है, वह तुम्हें छोड़ आएगा। और हाँ बेटा, जैसे विशेष वैसे ही तुम लोग, इसलिए यह छोटी सी भेंट है। तुम्हारे मकान के लिए 25 लाख का यह चेक है और तुम्हारे बिजनेस के लिए 25 लाख का यह चेक है। अरे अंकल बस रख लो बेटा, मुझे खुशी होगी। बिना आंखें मिलाए सेठ जी बोले। कॉलोनी में इस बात की चर्चा जाने कैसे फैल गई कि सेठ मदन लाल के घर रात में गोली चली थी। सफाई दे देकर दोनों परेशान थे। बिमला देवी ने तो सबसे मिलना जुलना ही बंद कर दिया था। सेठ मदन लाल तनाव में रहने लगे। ऊपर से ऋचा की गुमशुदगी की रिपोर्ट के चलते पुलिस जांच करने उनके घर आ धमकी। बड़ी मुश्किल से ले देकर सेठ जी ने मामला निपटाया। इस घटना को 4-6 महीने बीत गए थे। एक दिन बिमला देवी बोली, सुनिए जी, कहीं विशेष की शादी की बात चलाइए। अब उसकी शादी तो करनी ही है ना। देखो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जल्दबाजी ठीक नहीं। देख तो रही हो, जितने शादी के प्रस्ताव थे सभी कोई न कोई बहाना बनाकर पीछे हट गए। पता नहीं कैसे समाज में हमारे परिवार को लेकर नकारात्मक माहौल बन गया है, तो अब थोड़ी प्रतीक्षा ही करनी होगी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। माँ मुझे शादी नहीं करनी है, कितनी बार तो कह चुका हूँ, आप हो कि सुनती ही नहीं हो। फिर वही विषय लेकर बैठ जाती हैं आप। विशेष अचानक कमरे में आ गया था। तभी मदन लाल जी का फ़ोन घनघनाया। हाँ उमेश बेटा, अरे पिछले हफ्ते ही तो 10 लाख तुम्हारे अकाउंट में डाले थे। नहीं अब मैं और नहीं दे सकता, कहकर उन्होंने गुस्से से फ़ोन काट दिया। उमेश आपसे पैसे मांग रहा है पापा? चकित सा विशेष पिता को देख रहा था। पैसे नहीं मांग रहा बेटा, ब्लैकमेल कर रहा है। 10-10 लाख 2 बार ले चुका है और अब फिर से मांग रहा है। गुस्से से वे हाँफने लगे थे। मुझे कुछ नहीं बताया उसने। विशेष के स्वर में हैरानी थी। अरे आपको क्या हो रहा है? बिमला देवी उठकर पति के सीने पर हाथ फेरने लगीं, जिसे वे कसकर दबा रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु बचाया नहीं जा सका। हंसता खिलखिलाता घर बिखर गया।
घर में जैसे मुर्दनी छा गई थी। विशेष पिता की जगह अपने सराफे की दुकान पर बैठने लगा था। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। विशेष छुटकी की शादी का न्योता आया है, जाना पड़ेगा। माँ विशेष के आते ही बोली, ठीक है माँ, मैं मामा जी के यहाँ आपके जाने की व्यवस्था कर देता हूँ। नहीं बेटा, तुझे भी चलना होगा। आप जानती तो हैं माँ। जानती हूँ तू कहीं नहीं जाना चाहता, परंतु मीरा की शादी में भी तू पढ़ाई के कारण नहीं जा पाया था। उन्हें लगेगा उनकी गरीबी के कारण तू उनके घर नहीं आता। यह सच नहीं है माँ। माँ, मेरे लिए रिश्ते महत्व रखते हैं। अमीरी गरीबी तो मैं सोचता भी नहीं। मैं मामा जी की बहुत इज्जत करता हूँ, विशेष ने प्रतिवाद किया। जानती हूँ बेटा, इसीलिए चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चल। 2 दिन की ही तो बात है। बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए वे बोली, ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। गांव में उनकी गाड़ी के रुकते ही धूम मच गई। बुआ जी आ गईं, बुआ जी आ गईं। भाई भाभी के साथ छुटकी भी दौड़ी आई और उसके साथ में थी उसकी प्यारी सहेली रजनी। विशेष पर नज़र पड़ते ही वह अपनी सुध-बुध खो बैठी। सब एक दूसरे को दुआ सलाम कर रहे थे और रजनी अपलक विशेष को निहारे जा रही थी। रजनी, भैया को ऐसे क्यों घूर रही हो? छुटकी ने कोहनी मारी। सब उधर ही देखने लगे। रजनी के साथ साथ विशेष भी झेंप गया। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कहते हुए रजनी बुआ जी का सामान निकलवाने लगी। आप रहने दीजिए, मैं निकलवा दूंगा, विशेष ने उसे टोका। आप तो पाहुन हैं, वो खिलखिलाई और बैग उठाकर अंदर भाग गई। बहुत ही प्यारी बच्ची है बीबी जी, अपनी छुटकी की सबसे पक्की सहेली है। जान छिड़कती हैं दोनों एक दूसरे पर, स्नेह से भौजाई बोली। जब तक सब लोग आकर बैठे, रजनी सबके लिए शरबत लेकर हाजिर थी। बुआ जी सबसे बोलती बतियाती रहीं, पर निगाह उनकी हर पल रजनी पर ही टिकी रही। एक आशा की किरण दिखाई दी थी उन्हें। रजनी का स्पष्ट झुकाव उनके सुदर्शन बेटे पर दिखाई दे रहा था और कितने महीनों बाद विशेष भी खुश दिखाई दे रहा था। शाम को जब ढोलक की थाप पर रजनी नाची तो विमला देवी लट्टू हो गईं। भाभी, रजनी तो वाकई बहुत अच्छा नाचती है। हाँ बीवी जी, रजनी बहुत भली और गुड़ी लड़की है, पढ़ने में भी अव्वल आती है। हाँ बीबी जी, रजनी बहुत भली और गुड़ी लड़की है, पढ़ने में भी अव्वल आती है, वजीफ़ा पाती है, लगन की ऐसी पक्की कि जाड़ा गर्मी बरसात साइकिल से कस्बे तक पढ़ने जाती है। स्नेह पगे स्वर में भौजाई बोली, अपने विशेष के लिए कैसी रहेगी? वे सीधे भाभी की आंखों में देख रही थीं। बीबी जी, लड़की तो बहुत ही अच्छी है, लाखों में एक है, जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बात अधूरी ही छोड़ दी उन्होंने। लेकिन क्या? लेकिन बहुत गरीब परिवार से है। आपकी हैसियत की तो छोड़ ही दीजिए, साधारण शादी भी नहीं कर सकेंगे वे लोग। क्या करते हैं इसके पिता? खेतों में मजदूरी करते हैं, बहुत नेक इंसान हैं दोनों। ये उनकी इकलौती संतान है, आप उनसे बात कराइए। आप मजदूर परिवार से बहू लाएंगी? इतनी योग्य बहू मिल रही है तो क्यों नहीं? बीबी जी, एक बार विशेष से तो पूछ लीजिए। वो देखिए भाभी, डांस करके सीधे विशेष के पास खड़ी है, कैसे दोनों हंस कर बातें कर रहे हैं। आपको पूछने की ज़रूरत लग रही है क्या? मुस्कुराकर विमला देवी ने पूछा। रजनी के लिए आए इस प्रस्ताव से छुटकी की शादी की खुशी दोगुनी हो गई। विशेष ने मौका देखकर रजनी को किनारे बुलाया और बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अब जो भी बताना शादी के बाद ही बताना। कहती हुई रजनी मंडप में जाकर छुटकी के पास बैठ गई। 2 दिन के आगे पीछे दोनों सहेलियां एक ही शहर में विदा होकर आ गईं। गाड़ी से उतरकर रजनी अपनी कोठी को देखकर खुद ही अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे रजनी अपने इस नए घर में रचने बसने लगी, परंतु उसे जाने क्यों किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। विशेष भी सपने में लगातार किसी से माफ़ी मांगता रहता। कभी कभी अचानक वह डरकर उठ भी जाता। पूछने पर वह कहता, कुछ नहीं, सो जाओ। एक दिन उसे आंगन में एक लड़की लाल सूट में दिखाई दी। जब रजनी उसके पीछे भागी तो वह आंगन से पीछे की बगिया की ओर चली गई। रजनी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँची तो उसे लगा
कि वह लाल साया उस घड़े वाली मूर्ति में समा गया है। यह देखकर रजनी बुरी तरह डर गई। सास से कहा तो उन्होंने कहा, तुम्हारा भ्रम है बहू, ऐसा कुछ नहीं है। कई दिनों से रजनी देख रही थी कि विशेष के फ़ोन पर किसी उमेश का फ़ोन बार बार आ रहा था, परंतु वह फ़ोन उठा नहीं रहा था। पर उस फ़ोन के बाद विशेष बहुत विचलित हो जाता था। रजनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर समस्या क्या है। पूछने पर विशेष टाल दे रहा था। रजनी ने इस समस्या की तह में जाने का फैसला किया। रसोई में जाकर वह बोली, महेश भैया, चाय बन गई क्या? हाँ हाँ बहू रानी, बस बनी ही समझो। आज आप जल्दी जाग गए? हाँ, आज जल्दी जाग गया। अच्छा यह बताइए कि आपके भैया के दोस्त कौन कौन हैं? काहे बहू रानी? ऐसे ही, कोई आता ही नहीं है इसलिए पूछा, कोई काम नहीं था। जाने दीजिए बहू रानी, भैया के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। घर पर तो केवल 2 ही दोस्त देखे हैं हमने, एक उदय और एक उमेश। बहुत समय पहले आए रहे। चाय पकड़ाता हुआ महेश बोला। पता नहीं क्या सोचकर उसने ऋचा का नाम नहीं लिया। दिन में रजनी अपनी सहेली छुटकी के घर चली गई। वहाँ लंच पर आए उसके पति सब इंस्पेक्टर विजय से भी मुलाकात हो गई। जीजाजी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे साली साहिबा, आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पति को कोई परेशान कर रहा है। कौन? यह मैं नहीं जानती, पर मुझे 2 पर शक है। अच्छा, किस पर? एक मेरे पति का दोस्त है उमेश, उस पर, और एक आत्मा है। आत्मा? पागल हुई है क्या रजनी तू? छुटकी हड़बड़ा कर बोली। 1 मिनट छुटकी, उसे अपनी बात कहने दो। कमरे में मौन पसर गया। तो साली साहिबा, आपको वह आत्मा कभी दिखाई दी क्या? जी, आज सपने में आकर मुझसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही थी, न्याय दिलाने की गुहार लगा रही थी। सपने में? हाँ, सपने में आई थी। वैसे 2 बार घर के आंगन में लाल सूट पहनकर मैंने उसे घूमते हुए देखा है, पर उसके पीछे जाने पर वह बगीचे में लगी मूर्ति में समा जाती है। अपने पर्स में से रजनी ने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला। यह उमेश का नंबर है, मैं आपकी सुविधा के लिए ले आई थी। यह आपने बहुत अच्छा किया साली साहिबा। आप मुझे विशेष का नंबर भी दे दीजिए। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इस रहस्य को सुलझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपका एरिया मेरे थाने में ही आता है। हफ्ता भी नहीं बीता था कि सुबह सुबह विनय रजनी के घर आ गए। अरे रजनी, देखो तो सही, तुम्हारी सहेली के पति आए हैं। स्वयं को संयत रखते हुए विशेष ने पत्नी को आवाज़ दी और विनय को बैठक में ले आया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? आश्चर्य और घबराहट दोनों थी विशेष की आवाज़ में। आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? विजय ने सीधे सीधे पूछा। आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? विजय ने सीधे सीधे पूछा। विजय की बात सुनकर विशेष बुरी तरह घबरा गया। देखिए विशेष, हम रिश्तेदार हैं, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। मैं एक ब्लैकमेल के केस को हल करने की जांच में लगा हुआ हूँ। उसी सिलसिले में मुझे आपका नंबर भी मिला। उमेश एक ब्लैकमेलर है, उसे तो खैर हम पकड़ ही लेंगे, परंतु वह आपको बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है, यही जानने के लिए मैं आज आया हूँ। विजय शांत स्वर में बोले। विशेष सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसके नेत्र बरस रहे थे। पत्नी और माँ भी आ गए थे। रजनी का हाथ पकड़कर वह बोला, रजनी, यही बात मैं तुम्हें शादी से पहले बताना चाहता था, पर तब तुमने नहीं सुनी। बाद में इसे बताने ना बताने का कोई अर्थ नहीं था। तुम्हारे पूछने पर भी मैंने नहीं बताया। काश वह काली रात मेरे जीवन में ना आई होती। उस रात हम छत पर पार्टी कर रहे थे। मैं पीता नहीं हूँ, परंतु दोस्तों ने मुझे बहुत पिला दी थी। शायद इसीलिए मुझे चढ़ गई थी। मुझे कुछ होश नहीं रहा। दोस्तों ने बताया कि नशे में मैंने ऋचा को छत से धक्का दे दिया था। वह सिर के बल गिरकर मर गई। मुझे तो होश नहीं था। उन दोनों ने ही ऋचा की लाश को ठिकाने लगाया और इस राज को अपने तक सीमित रखने का वादा करके चले गए। पिताजी ने दोनों को 25-25 लाख रुपए दिए थे। थोड़े समय बाद उमेश पिताजी को ब्लैकमेल करने लगा। एक दिन पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। उसी में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। 10 महीने वह शांत रहा और अब फिर से वह मुझे फ़ोन कर रहा है।
मैं जवाब नहीं दे रहा। जानता हूँ कि एक बार दे दूँगा तो इसका कोई अंत नहीं होगा, कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। ऊपर से मुझे और रजनी को ऋचा लाल सूट में आंगन में घूमती दिखाई देती है। उस दिन उसने यही लाल सूट पहना था। विशेष ने विजय की ओर देखा। रास्ता तो एक ही है विशेष, आपको आत्मसमर्पण करना होगा। विजय बोले, लेकिन जीजा जी, ये तो वो दोस्त कह रहे हैं ना कि धक्का विशेष ने दे दिया था। क्या पता उनमें से ही किसी ने धक्का दिया हो। हाँ, यह संभव है, पर जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक तो। क्या हम उस लाश की फॉरेंसिक जांच नहीं करा सकते? उससे तो पता चल जाएगा ना, रजनी ने पूछा। हाँ, उससे पता चल जाएगा, और यह मैं करा भी दूंगा। फ़िलहाल तो आपको आत्मसमर्पण करना होगा। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा वकील है, मैं उससे बात कर लूँगा, वह आपका केस लड़ेगा। उदय और उमेश को पकड़ने के लिए 2 टीमें जा चुकी हैं। फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को जब निकाला तो उसके नीचे एक रिवॉल्वर भी दबी मिली, और जब रिपोर्ट आई तो सब चकित रह गए। रिपोर्ट हूबहू वही कह रही थी जो उदय ने कोर्ट में बयान दिया था। ऋचा की मौत गिरने से नहीं, गोली लगने से हुई थी। रिवॉल्वर पर उमेश के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे। मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया स्टेटमेंट में उदय ने बयान दिया। उस रात उमेश ने ऋचा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने मना कर दिया। गुस्से में उमेश ने गोली चला दी और वो ऋचा के सिर के पार हो गई। विशेष नशे में धुत पड़ा था। उदय डरकर चिल्लाने लगा तो उसने उसे शांत कराया और समझाया कि जो हो गया वह हो गया। विशेष के पिता बहुत अमीर हैं। हम ऋचा को गिरा कर कहेंगे कि विशेष ने नशे में उसे धक्का देकर मार डाला और इस राज के बदले उनसे पैसे वसूल लेंगे। और यही हुआ भी। अंकल ने बिना मांगे हमें 25-25 हज़ार रुपये दे दिए। उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। हमने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और चश्मदीद की गवाही के आधार पर विशेष को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया। पत्नी व मां के साथ कोर्ट से बाहर आकर इंस्पेक्टर विजय से हाथ मिलाते हुए विशेष बोला, आपने और रजनी ने मिलकर मुझे जेल से ही नहीं बल्कि लाल साये के आतंक से भी मुक्त करा दिया है। इतने समय बाद आज मैं सुकून से जी सकूंगा, सुकून की सांस ले सकूंगा। लाल साये का राज अब राज नहीं था, वह असल में उमेश ही था, जो खिड़की से लाल ओढ़नी में घुसकर झलक दिखाकर भाग जाता था। उदय के साथ मिलकर उसने यह नाटक इन फालतू बातों में विश्वास करने वाले परिवार को पैसे देते रहने के लिए रचा था। रजनी ने पहले ही दिन पैरों के निशान से भांप लिया था कि वे मर्द के निशान हैं, किसी आत्मा वात्मा के नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।